जेडीयू नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप लोग बजट में जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, और क्या-क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, हम तो बंटवारे के बाद बिहार जिस पलायन, बेरोजगारी और गरीबी की के दौर से गुजर रहा है, उसको उन्नत राज्य के दायरे में लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है, जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा भी बोलते हैं। अफसोस है कि नीति आयोग ने भी और 14वें वित्त आयोग ने भी इसे नहीं स्वीकारा, लेकिन हमारी वो मांगें जस की तस हैं। पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अतिरिक्त हवाई अड्डे और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, उसके लिए अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, उनको जब तक विशेष प्रोत्साहन नहीं देंगे, जो बिहार का विशेष राज्य के दर्जे जैसा है, तब तक वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, क्योंकि उस तरह का वातावरण वहाँ पे नहीं है। ये मांगे हमारे राज्यसभा लोकसभा में जो सदन में नेता हैं, उन्होंने कल ऑल पार्टी मीटिंग में उठाई है। और प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिए हुए हैं, उनसे हमें आशा और उम्मीद है कि वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं, आरजेडी की नेताओं की तरफ से भी यही बातें कही जा रही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपको लगता है कि सरकार इस बजट में या फिर आगे कुछ ऐसा करने की संभावना हाँ आपको है, दिख रही है? हमें पूरी संभावना है। और प्रधानमंत्री का यूँ भी जब भी बिहार जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अतिरिक्त सहायता देंगे और देते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि विशेष राज्य के दर्जे जैसी सभी सुविधाएं बिहार को मिलेंगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से पॉलिटिक्स लगातार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में जो दुकानदारों का नाम लिखा जा रहा है और प्रोप्राइटर का नाम, वो ठीक नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, इससे सांप्रदायिकता फैलेगी, इस तरीके की बातें कही जा रही देखिए, ये एक पवित्र कांवड़ यात्रा है, जिसमें कांवड़ यात्री पूरे महीने 15-20 दिन नंगे पैर चल करके उपवास करके यात्रा को पूर्ण करते हैं। उसके ऐतिहासिक और पवित्र महत्व को देखते हुए इतना हम भी चाहते हैं कि मांस, मच्छी, अंडा, शराब की दुकानें उस रोड पर बंद हों। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर वर्गीकरण होगा तो मेरा मानना है कि कुछ लोगों का आर्थिक बहिष्कार होगा। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कोई अगर वाल्मीकि पान भंडार चलाएगा तो कोई पान खाने नहीं जाएगा। कोई जाटव अगर भोजनालय चलाएगा, उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। और मुस्लिम्स को लेकर के तो पहले भी उनके खाने पीने का बहिष्कार करो, ऐसे नारे लगते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प दोहराया है, सबका साथ सबका विकास, उसके इरादों को ठेस पहुंचेगी और वो पक्ष कमज़ोर होगा। इसलिए हम चाहते हैं ये कानून जो है शराब की और मीट मच्छी की दुकान तक तो सीमित रहे, लेकिन धर्म और जात के आधार पर वर्गीकरण ना हो। है। इस राज्य सरकार ने उसके बावजूद भी कई दूसरे ज़िलों में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में भी इसको जारी कर दिया गया। तो क्या आप चाहते हैं ये रिव्यू हो या इसको वापस किया जाना चाहिए? क्योंकि आरएलडी जयंत चौधरी की तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी और आरएलडी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। चौधरी चरण सिंह से लेकर के जयंत चौधरी तक उनका जनाधार रहा है और वो इस गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमको कल को विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है, लिहाजा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रिव्यू करें। और यूं भी छोड़ करके इन जिलों को कभी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं रहा। बिहार में देवघर यात्रा निकलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान में जाते हैं ये यात्री, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले भी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह रहे, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह रहे, उन्होंने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत से लेकर के वसुंधरा राजे सिंधिया तक रही हैं, उन्होंने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।
राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार सदन में विपक्षी पार्टियां किन-किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं? हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार ने कहा कि वो जो बैठक हुई थी उसमें बातचीत किया है और वो चाहते हैं कि सदन सही तरीके से चले। सदन सही तरीके से तभी चल सकता है जब जो मुद्दे देश के सामने जनता की कठिनाइयां हैं उस पर चर्चा हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा हो हमारी कर्ज माफ़ी पर चर्चा हो, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर आपने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सर्कुलर जारी किया है वहाँ पे, जैसे यहाँ पर नीट की परीक्षाओं में बेईमानी और धांधली हुई है, जिस तरीके से आरएसएस पे लगा हुआ प्रतिबंध कि सरकारी कर्मचारी नहीं जाएंगे या वो विरत रहेंगे उससे, आप उसको हटा रहे हैं। तो ये सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे कि सदन की कार्रवाई न चल सके। और कल की बैठक में सबने कहा, लेकिन 44 लोगों के बोलने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। तो सरकार मुझे गंभीर नहीं दिखती सत्र चलाने में, उसकी चिंता है कैसे बजट पास कराओ और भागो। आरएसएस को लेकर के जो कहा गया, एक नया ऑफिस मेमोरेंडम आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके के आदेश दिए गए। देखिए, आरएसएस एक विचारधारा लेके चलती है, इससे इनकार नहीं कर सकती। महात्मा गांधी की हत्या के समय इसका एक संदेहास्पद रूप देखते हुए इस पर प्रतिबंध लग चुका है पूरा, जो बाद में इनके दोबारा न करने की शर्त पर वापस हुआ है। यही नहीं, नड्डा साहब ने साफ कह दिया है कि अगर ना भी वो हमारा समर्थन दे, यानी एक विचारधारा का राजनीतिक उपयोग भी होता है। 15 साल 10 साल ये सरकार चल चुकी, अटल जी की सरकार चल चुकी, किसी ने नहीं वापस लिया। आप क्यों वापस ले रहे हैं? यानी कि आज आप आरएसएस की विचारधारा में हो जाए, कुछ लोग तमाम और संगठन हैं उनकी विचारधारा में जाए, सरकारी कर्मचारी निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन न करें। तो जो सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा है कि वो राजनीतिक जुड़ाव से अलग हटकर जनता की सेवा करे। आप जानबूझकर आज तो आप कह रहे हैं वो कर सकता है और कल आप मजबूर करेंगे वो करे, तो हम तो इसका विरोध करते हैं और इसे हम सदन में उठाएंगे। इन सब के पीछे किस तरीके की मंशा आप देख रहे हैं? आदेश आया है सरकार की तरफ से, तो आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को इसमें प्रेशर बनाया जा सकता है या फिर क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से ये मैंने जैसा कहा कि अभी तो सिर्फ उनको छूट दी गई है, फिर बाद में उनको विवश किया जाएगा, सर्कुलर नहीं होंगे और व्यवहारिक रूप में विवश किया जाएगा। क्या एक विचारधारा के साथ देश की सेवा हो सकती है? भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, तो फिर आज आरएसएस के लिए, तो फिर कल दूसरे लोग भी मांग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी, वो नहीं जानती कि उसका वोट जो कम हो रहा है कहाँ से पूरा करे, और इसीलिए विवादास्पद निर्णय, कभी कांवड़ यात्रा में जाति धर्म बताओ, कभी सरकारी कर्मचारी से कहो आरएसएस की शाखा अटेंड करो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज के लक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर के आपने मुद्दा उठाया, कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सवाल खड़ा कर रही हैं, जो दुकानदारों के नाम लिखने की बात कही जा रही है। सदन में आप उप नेता हैं, इस मुद्दे को किस तरीके से आप आगे लेंगे? मैंने तो नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिए और मैं आशा करता हूं सरकार इसे स्वीकार कर लेगी, पर अगर सरकार नहीं स्वीकार करेगी तो हम नियमों के तहत भरपूर प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम इसे देश के लिए विभाजनकारी मानते हैं। जब आप लगाएंगे तो उसमें सिर्फ धर्म ही नहीं दिखेगा, अगर कोई वाल्मीकि उसकी जात दिखेगी, कोई पिछड़े वर्ग का उसकी जात दिखेगी, दलित जो है उनकी जात दिखेगी, यानी आप उनको रोजी रोटी से छोटे छोटे दिहाड़ी वाले उनको मैं कर रहे हैं। और फिर यात्रा देश में एक नहीं होती, पूरे 365 दिन कहीं ना कहीं देश के हिस्से में यात्रा चलती रहती है। तो क्या आप देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, गरीबों के निवाला मुँह से निकालना चाहते हैं? पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक विरोधी इस सर्कुलर को लाके आप देश को विभाजनकारी खुद बन रहा है। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, बजट को लेकर के आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बार? इकोनॉमिक सर्वे आने दीजिए, देखेंगे, पर हम जरूर चाहेंगे सरकारी कर्मचारियों का जो स्लैब है
आयकर का वो घटाया जाए। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसमें जो जीएसटी के लिए वादा था वो कम किया जाए। जीएसटी का वो स्वरूप हो जो लोगों को मदद कर सके, उनका दोहन न कर सके। ऐसे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम चाहेंगे इसमें ज़रूर प्राविधान हो, युवाओं के लिए। तो ये एक बड़ा भारी सवाल है। शुक्रिया सर। तो ये थे राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी, जिन्होंने कहा कि समस्त विपक्षी जो गठबंधन है वो जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।